हेलो मनी 9। बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ एसबीआई सिक्योरिटीज से सनी अग्रवाल मौजूद हैं। तो सनी पाजी, क्या गदर मचा हुआ है बाजार में, क्या कर रहे हो आजकल आप? यार डेफिनेटली सुमित भाई का कहीं ना कहीं बहुत मतलब बोलते हैं ना कि आज सवेरे से गुड मॉर्निंग की जगह बैड मॉर्निंग के मैसेजेस आ रहे हैं और मार्केट में पैनिक डेफिनेटली बना हुआ है। और मुझे लगता है कि शायद आने वाले 1 या 2 दिनों तक ये थोड़ा पैनिक बरकरार रहने की उम्मीद है, क्योंकि 9 अप्रैल द डेट जहां हम देखेंगे कि एक्चुअल टैरिफ का इम्प्लीमेंटेशन होगा। और मार्केट में फिर भी अभी भी कुछ होप बनी हुई है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कुछ डील मिल जाए इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस टैरिफ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट मुझे लगता है कि ये इतने आसानी से मानने वाले नहीं है ट्रम्प साहब, क्योंकि अल्टीमेटली उनका जो एजेंडा है कि जो ट्रेड डेफिसिट है उनका, जो उन्हें रिड्यूस करना है, वो जब तक कुछ कंट्रीज टेबल पर नहीं आके नेगोशिएट करेगी, स्पेशली जो लार्जर उनके ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं लाइक ईयू, चाइना और फॉर दैट मैटर कनाडा, मैक्सिको, तब तक मुझे नहीं लगता है कि वो अपना स्थान जो है बैक ट्रैक करेंगे। नाउ द ओनली बिलियन डॉलर क्वेश्चन यहाँ जो है कि ये जो ट्रेड वॉर है ये कितने लंबे समय तक चलेगा, वेदर इट इज अ 1 मंथ फिनोमेनॉन कि 3 महीने चलेगा कि 6 महीने चलेगा, तभी हमें पता चल पाएगा कि यूएस में वेदर देयर विल बी अ स्लो डाउन, माइल्ड रिसेशन और काइंड ऑफ रिसेशन विच कैन हैव एन इम्पैक्ट ग्लोबली, क्योंकि यूएस वर्ल्ड का 26-27% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है और एनी स्लो डाउन इन यूएस डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो है ग्लोबली सभी मार्केट्स में हमें देखने मिलेगा इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से। तो लेट्स सी, आई थिंक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट है ऐसा, वंस इन अ सेंचुरी ऐसा होता है कि जो जहाँ काइंड ऑफ हम ग्लोबल रिसेट हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसने ये कह दिया कि अब मैं मेरा देखूंगा, मुझे और किसी की कोई परवाह नहीं है। तो आई थिंक इट्स वंस इन अ सेंचुरी इवेंट, तो काफी अनसर्टन टाइम्स है। तो आई थिंक थोड़ा संभल कर काम करने का समय है, एटलीस्ट आने वाला है 1 से 2 महीने के लिए। जी, तो एक बात और बताओ सनी पाजी, जो ये बड़े नाम हैं जैसे रिलायंस, जैसे टीसीएस, जैसे एसबीआई, एचयूएल या आईटीसी से फॉर एग्जांपल, या इवन एचडीएफसी बैंक्स, सो जो द हुज हु हैं, इनके साथ अभी जाने का समय है कि नहीं है, पहला पार्ट। दूसरा, जिनके पास ऑलरेडी ये हैं अच्छे नाम, ऑल दोज गुड नेम्स, चाहे लार्ज कैप के हो चाहे नॉन मिड कैप के हो, और जिनके भाव नीचे आ गए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, क्या वो एवरेज करें या अभी ना करें? Yeah, so first of all, because looking at a lot of uncertainty in the market, एक चीज तो पक्का है कि अब थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हॉराइजन आपका लंबा होना चाहिए फ्रॉम अ करंट जंक्चर। आप ये मान के चलिए कि आप जो भी फ्रेश मनी डिप्लॉय करेंगे मार्केट में आने वाले 3 से 4 महीनों में, उसका रिटर्न में भी 2026 या 27 कैलेंडर ईयर में हमें देखने मिले, एज्यूमिंग की जो सबसे बड़ा ओवरहैंग था ट्रेड वॉर का, वो कहीं ना कहीं सुलझता हुआ नजर आएगा अगले 3 से 6 महीने में। सो सबसे पहले हॉराइजन लंबा रखना होगा। और दूसरा, सिंस हम लार्ज कैप कंपनीज में और क्वालिटी मिड कैप में फोकस करेंगे, जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है वो भी थोड़ी सी हमें टोन डाउन करनी होगी। पिछले 4-5 सालों वाले रिटर्न नहीं देखने मिलेंगे। मे बी एवरेज रिटर्न ऑफ 13-14% इज अ डिसेंट रिटर्न इन अ करंट मार्केट। नाउ कमिंग टू आपका जो स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चन था, मुझे लगता है कि मार्केट में हो सकता है कि शायद और यहाँ से गिरावट हो सकती है। तो आई थिंक स्टैगर्ड बाइंग इज द राइट अप्रोच एज फार एज लार्ज कैप और एनी क्वालिटी मिड कैप इज कंसर्न। और अगर विद इन दैट अगर मुझे फोकस करना होगा तो ऑब्वियसली जो डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरीज हैं, जिनका जहाँ जो कंपनीज का बाहर एक्सपोजर कम है, वैसे कुछ सेक्टर या कंपनीज पे फोकस करना चाहिए। केस इन पॉइंट, जैसे हम पावर सेक्टर की बात करें तो विद इन पावर पीएसयू कंपनीज हैं, जैसे एनटीपीसी, पावर ग्रिड या फॉर दैट मैटर पावर फाइनेंस कंपनीज लाइक आरईसी, पीएफसी, जिसका कोई बहुत ज्यादा हद तक कोई ये इन कंपनीज पे ग्लोबली कोई इम्पैक्ट नहीं देखने मिलता है। ऐसे कंपनीज, या विद इन अगर हम कंजम्पशन बात करें तो कंपनीज लाइक इमामी और फॉर दैट मैटर वरुण बेवरेजेस, भारती एयरटेल, जो अगेन प्रीडोमिनेंटली डोमेस्टिक इकोनॉमी लिंक बिजनेसेस हैं। अगर आप बैंक्स की बात करें तो लार्जर बैंक्स लाइक आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक का आपने जिक्र किया, बैंक ऑफ बड़ौदा, जहाँ काफी डिसेंट अपडेट आए थे, क्वार्टरली अपडेट अभी हमने देखा। और फॉर दैट मैटर सीमेंट कंपनीज है, जो कि पिछले 1-1.5 सालों से बहुत ज्यादा अच्छे नहीं कर रहे थे, और अब जब यहाँ बात भी आ रही है कि सीमेंट के दाम थोड़े टू सम एक्सटेंड इंक्रीज किए जा रहे हैं, ऑन द अदर हैंड कोल के दाम कम हुए हैं, तो मुझे लगता है कि सीमेंट कैन बी वन ऑफ द बेनिफिशियरी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। और जो डोमेस्टिक फोकस फार्मा कंपनीज हैं,
स्पेशली अगर आप देखेंगे जो एमएनसी कंपनीज होती है फार्मा, उनका 100% बिजनेस इंडिया मार्केट से ही होता है। तो कंपनीज लाइक ग्लैक्सो फार्मा और फॉर दैट मैटर फाइजर, या डोमेस्टिक बिजनेस फोकस कंपनीज लाइक मैनकाइंड, एफडीसी कैन बी लुक्ड अपॉन। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस अगर आप देखेंगे, वहां भी मंथ ऑन मंथ डेटा प्रीमियम का काफी डिसेंट नंबर आ रहे हैं। तो कंपनीज लाइक एचडीएफसी लाइफ कैन बी ऑन अंडर रडार। इंफ्रा में विच इज अगेन प्रीडोमिनेटली गवर्नमेंट डोमेस्टिक केपेक्स स्टोरीज होती हैं। तो कंपनीज लाइक पावर मैक और फॉर दैट मैटर केईसी इंटरनेशनल, विच इज अगेन टू सम एक्सटेंड अ प्रॉक्सी प्ले ऑन पावर सेक्टर। एंड ऑटो में बहुत सिलेक्टिव, अगर आप ट्रैक्टर के नंबर देखेंगे तो काफी अच्छे नंबर हम ट्रैक्टर के देख रहे हैं। तो कंपनीज लाइक एस्कॉर्ट, स्वराज इंजिन एंड महिंद्रा कैन बी लुक्ड अपॉन। बट तो अगेन जो भी फ्रेश मनी डिप्लॉय करना है, आई थिंक ग्रेजुअल डिप्लॉय करना चाहिए। अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा बनी हुई है, स्पेशली फॉर दिस मंथ ऑफ अप्रैल। तो एक बात बताना सनी पाजी, ये पूरा टाटा ग्रुप आज बुरी तरह से, आज क्या पूरे महीने ही बड़ी बुरी तरह से धोया हुआ है। 3-3.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप तो ग्रुप की वाइप आउट हो गई पिछले 5 दिनों में ही। सो चाहे क्योंकि सबका ग्लोबल एक्सपोजर है, टीसीएस से लेके टाटा मोटर से लेके ट्रेंड से लेके टाटा पावर तक, सबके सब ग्लोबली एक्सपैंडेड है। सो इस ग्रुप में पर्टिकुलरली क्या करें? ग्रुप अच्छा है, कंपनियां अच्छी हैं, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं और अच्छी खासी करेक्शन दिखा दी है, तो कोई अमंग फेवरेट्स आ रहा है? क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल आ रहा है टाटा पावर पर, टाटा मोटर पर, टाटा स्टील पर, तो इन पर क्या करा जाए? आई थिंक सुमित जी, इसमें मेरा फोकस टाटा कंज्यूमर पर ज्यादा होगा, क्योंकि अगर आपने देखा होगा ये स्टॉक काफी अंडर परफॉर्म भी कर चुका है। और इसका एक कारण ये रहा था कि जो टी लीफ होती है, जो कि वन ऑफ द की इनपुट मटेरियल होता है टाटा कंज्यूमर के टी बिजनेस के लिए, उसमें काफी ज्यादा प्राइस एस्केलेशन हमने देखा था। तो उसे मिटिगेट करने के लिए कंपनी ने प्राइस हाइक भी ली है ऑफ लेट। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वहां एक सेफ्टी नजर आती है अगर आप टाटा कंज्यूमर को अगर आप देखेंगे। इसके अलावा अगर मुझे टाटा ग्रुप से कोई कंपनी चूज करना होगा, तो आई थिंक आई वुड लाइक टू गो अहेड विद इंडियन होटल अगेन। इनका भी थोड़ा बहुत एक्सपोजर है डेफिनेटली यूएस और बाकी मार्केट्स में, बट इट्स मोर ऑफ एन डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी। बैलेंस शीट थोड़ी लीन हो गई है पिछले 2-4 सालों में। एट द सेम टाइम इनका जो बिजनेस मॉडल है कहीं ना कहीं मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट की ओर ज्यादा जा रहा है, तो एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है। तो मुझे लगता है कि ऑन करेक्शन इंडियन होटल कैन डेफिनेटली बी लुक्ड अपॉन। और टीसीएस ऑब्वियसली 10 तारीख से आईटी कंपनीज के नतीजे आएंगे, तो मुझे लगता है कि जो भी निगेटिविटी थी आईटी कंपनीज में बिकॉज ऑफ ग्लोबल स्लोडाउन, टू सम एक्सटेंट मोस्ट ऑफ द निगेटिविटी इज ऑलरेडी इन प्राइस। तो टीसीएस में भी कमेंट्री मैनेजमेंट की सुनने के बाद इन टर्म्स ऑफ डिमांड एनवायरनमेंट, एक लुकिंग एट अ वेरी रोबस्ट कैश फ्लो, एक डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड ऑफर करता है एट करंट मार्केट प्राइस। तो एक तरफ क्योंकि अगर आप ग्लोबल इश्यूज की बात करो, दूसरी तरफ है जो डोमेस्टिक साइड पे कंजम्पशन स्टोरी है, जिसमें आता है लिकर, जिसमें आता है हॉस्पिटल, जिसमें आता है ये क्यूएसआर कंपनियां। इनमें क्या किया जाए? क्योंकि यहाँ तो कोई टर्मोइल का इशू ही नहीं है, तो अभी तो गेहूं के साथ घुन भी पिस रहा है। सो क्या इनको पिक कर सकते हैं क्या? यस डेफिनेटली, आई थिंक डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी आज के डेट में रिलेटिवली बेहतर लगती है कंपेयर टू अ ग्लोबल ग्रोथ स्टोरी। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी में जिस तरह से हमने पहले भी जिक्र किया कि जो कंज्यूमर स्टेपल कंपनीज हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सिलेक्टिवली अगेन वहां अगर आप देखेंगे इमामी की जो परफॉर्मेंस थी दिसंबर क्वार्टर में भी काफी अच्छी थी, जो हमें लगता है कि मार्च क्वार्टर में परफॉर्मेंस जारी रहेगी। गोदरेज कंज्यूमर की ओर से एक डिसेंट अपडेट हमने आते देखे। एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे जो पाम ऑयल के प्राइसेस है उसमें अच्छी खासी करेक्शन हुई है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में गोदरेज कंज्यूमर में भी एक डिसेंट काइंड ऑफ मार्जिन एक्सपेंशन हम देख सकते हैं। लीकर कंपनी, आपने बहुत सही कहा कि अगेन अ प्रीडोमिनेटली अ डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी। तो लीकर कंपनीज कैन बी लुक्ड अपॉन। विद इन लीकर कंपनी हमें रैडिको खैतान काफी अच्छी लगती है कंपनी, जहां हम देख रहे हैं कि प्रीमियमाइजेशन के चलते जो मार्जिन एक्सपेंशन है वो आगे आने वाले 1 से 2 सालों में आगे जाके मेंटेन होगा। एंड ऑब्वियसली पावर एज अ सेक्टर, अगर इंडिया को ग्रेजुअली अपना जो जीडीपी का जो कंपोजिशन है मैन्युफैक्चरिंग की ओर शिफ्ट करना है, तो पावर एज अ स्टोरी विल कंटिन्यू। तो पावर को भी कंसिडर किया जा सकता है। ओके, एक फार्मा और, क्योंकि यहाँ पे दो तरह की चीज़ें हैं, एक तरफ यूएस में एक्सपोजर भी है और दूसरी तरफ जिस तरह की नेसेसिटी है वो भी अभी डिनाई नहीं किया जा सकता। तो पहले लॉट में तो ये बच गया ये बोल के कि यहाँ पे शायद इस पर टैरिफ नहीं लगेगा, दूसरे लॉट में खबरें आ गई इन पे टैरिफ लग सकता है। सो अब ये अनसर्टेनिटी के बीच में झूल रहा है, लेकिन डिमांड साइड बहुत हमेशा स्ट्रांग ही रहती है। और फार्मा में भी हम बहुत तरह की चीज़ें देखते हैं, इसमें फार्मा के प्रोडक्ट भी हैं, पैथ लैब्स भी हैं, हॉस्पिटल भी हैं। सो इसमें आप कैसे सेग्रीगेट कर रहे हो?
Yes, within pharma, I think at a current juncture, hospitals relatively better place है जिनका बाहर कोई एक्सपोजर नहीं होता है. सो कंपनीज लाइक किंग्स जो कि एक रीजनल हॉस्पिटल है, या फॉर दैट मैटर रेनबो चाइल्ड, जहां आप देखेंगे कि जो बेड एडिशन है वो कंटिन्यूसली हो रहे हैं. तो मुझे लगता है कि हॉस्पिटल में जो रीजनल प्ले है रिलेटिवली बेटर कर रहे हैं अगर आप फार्मा कंपनी. एंड प्योर प्ले अगर आप फार्मा कंपनी देखेंगे तो जिस तरह से हमने पहले भी बात करी कि जो एमएनसी कंपनीज हैं वो अगर आप देखेंगे इंडिया से एक्सपोर्ट नहीं करती हैं. तो कंपनीज लाइक ग्लैक्सो फार्मा और फाइजर, दे प्रीडोमिनेटली केटर टू इंडिया एज अ मार्केट. तो यहाँ हम फोकस कर सकते हैं. सीडीएमओ कंपनीज, प्रीडोमिनेटली कंपनीज लाइक आरती फार्मा लैब अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि वहां भी बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी एक्सपेंशन और एक डिसेंट ऑर्डर बुक के ऊपर कंपनी बैठी हुई है. तो कंपनीज लाइक आरती फार्मा लैब, तो ये कुछ चुनिंदा कंपनीज या सेक्टर है जहां हम फोकस कर सकते हैं विद इन फार्मा बेल्ट. और लास्टली ये सर, ये ऑटो, यहाँ क्या किया जाए? क्योंकि ऑटो में तो दो तीन तरह के बिजनेस हैं. जैसे ट्रैक्टर अलग हो गया तो M&M आ गया, उसमें एस्कॉर्ट्स आ गया जिनकी अभी आप बात भी कर रहे थे. लेकिन दूसरी तरफ ग्लोबल प्लेयर है टाटा मोटर्स, जिसने अपना शिपमेंट रोक दिया. या डोमेस्टिक प्लेयर में टू व्हीलर भी आते हैं, जिसमें हीरो मोटो को, बजाज ऑटो ऐसी कंपनियाँ, या टायर स्पेस फॉर द सेक, जहाँ इनपुट कॉस्ट नीचे आ रही है क्रूड के गिरने से. सो इनको आप कैसे पोजीशन होते हुए देख रहे हो? अगेन विद इन ऑटो स्पेस मुझे लगता है कि ट्रैक्टर एज अ पॉकेट रिलेटिवली बेटर लगता है, क्योंकि इट्स अगेन लिंक टू अ डोमेस्टिक डिमांड. और जिस तरह से एक रूरल बेल्ट में हमने रिकवरी देखी है, काफी सारी कंपनीज ने ये भी एक अल्यूड किया है कि रूरल इज डूइंग फार बेटर देन अर्बन. तो मुझे लगता है कि ट्रैक्टर एज अ सेगमेंट इज डूइंग वेल. तो विद इन दैट एस्कॉर्ट के अगर आप देखेंगे मंथली सेल्स नंबर वो भी काफी अच्छे आ रहे हैं. और फॉर दैट मैटर स्वराज इंजन, जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा की सब्सिडरी है, प्रीडोमिनेंटली स्वराज ब्रांड के लिए इंजन प्रोवाइड करती हैं, वहां मुझे लगता है कि एक बेनिफिट क्लियर कट दिख रहा है. टू व्हीलर स्पेस में हालांकि नंबर्स अगर आप देखेंगे तो टीवीएस मोटर्स के जो नंबर है, डिस्पाइट ऑन हाई बेस, काफी रोबस्ट नंबर हम टीवीएस मोटर्स में आते देख रहे हैं. और एट द सेम टाइम आइशर मोटर, हालांकि इनका एक 15-20% सेल्स, अब सेल्स वॉल्यूम बाहर से आने लगा है, तो वहां थोड़ा सा मैं वेट एंड वॉच करना चाहूंगा. तो टीवीएस मोटर विद इन द टू व्हीलर सेगमेंट विल बी माय प्रीफर्ड पिक. और टायर में अगर हम टायर की बात करें तो विद इन टायर मुझे लगता है कि सीएट इज अ रिलेटिवली वेल प्लेस, क्योंकि सीएट का अगर आप देखेंगे प्रीडोमिनेटली एक्सपोजर पैसेंजर व्हीकल और टू व्हीलर से आता है, जो कि जहां थोड़ा सा एक ब्रांड का एफिनिटी भी होता है. तो आई थिंक टायर्स में सीएट कैन बी लुक्ड अपॉन. एक कॉन्ट्राबेट में बालकृष्णा पे लेना चाहूंगा, अज्यूमिंग की ईयू एज अ मार्केट विल रिकवर गोइंग फॉरवर्ड, टेकिंग इनटू अकाउंट की जिस तरह से उन्होंने एक रीआर्मामेंट प्रोग्राम रिसेंटली लॉन्च किया है. तो अगर यूरोपियन एग्री मार्केट्स अगर रिकवर होते हैं, ऑफ हाईवे मार्केट, तो एक बालकृष्णा इंडस्ट्री को डेफिनेटली रडार पर रखा जा सकता है. लेट्स सी हाउ थिंग्स प्ले आउट एज फार एज यूरोप इज कंसर्न्ड. और लास्टली सर, एक केमिकल्स पे और टेक, क्योंकि ये भी एक ऐसा सेक्टर है जिसका कुछ हद तक एक्सपोजर कुछ कंपनियों का बाहर है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां डोमेस्टिक भी काम कर रही हैं, और क्रूड का नीचे आना इनके लिए बेनिफिशियरी है. सो और चला है नहीं है ऑलरेडी, तो करा क्या जाए यहाँ पे? Again, coming to chemical company, I think most of the chemical companies का global linkage directly indirectly होता है, क्योंकि इसमें चाइना एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर होता है केमिकल कंपनीज में. तो आई थिंक विद इन केमिकल अगर हम जिस तरह से क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे आए हैं, तो मैं पीसीबीएल फिलिप कार्बन ब्लैक को रडार पर रखना चाहूंगा. और उसके पीछे कारण यही है कि जो फिलिप कार्बन ब्लैक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कार्बन ब्लैक प्रोड्यूसर है ग्लोबली, एंड एट द सेम टाइम उन्होंने जो रिसेंट एक्विजिशन किए हैं बैटरी केमिकल स्पेस में, उसका बेनिफिट ग्रेजुअली हम प्ले आउट होते देखेंगे. तो पीसीबीएल कैन बी ऑन रडार. एंड विद इन केमिकल आई वुड लाइक टू फोकस ऑन एग्रोकेमिकल एज अ स्पेस, जो कि प्रीडोमिनेंटली डोमेस्टिक स्टोरी लिंक होते हैं. तो कंपनीज लाइक चंबल फर्टिलाइजर और फॉर दैट मैटर कोरोमंडल इंटरनेशनल कैन बी लुक्ड अपॉन. गोयनका ग्रुप पे काफ़ी फोकस लग रहा है, सीएट, पीसीबीएल, जिसके ऊपर आप अदरवाइज नज़र रख रहे हो. लेकिन हाँ, ये बात सही है कि दोनों ने एक्विजिशन किया है, पीसीबीएल ने भी एक्विजिशन किया है और सीएट ने भी किया है, और दोनों वर्कआउट जो होंगे वो अगले 2 से 3 सालों के अंदर होंगे. तो इसलिए आज से भी आप इन पर नज़र रखिएगा. बहुत बहुत शुक्रिया सनी पाजी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए. आज आप बिजी शेड्यूल में थे, कॉल्स के बीच से उठ के आए और हमसे बातचीत कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और उम्मीद है कि जिस तरह की बाजार में गिरावट है, आपके पास कॉल्स बहुत आ भी रहे होंगे. सो आपसे आगे मुलाकात करते ही रहेंगे इनफैक्ट. लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आज अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए. तो फिलहाल अब हेलो मनी 9 को ही समेटेंगे. एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा. बाजार में स्लाइटली कम बैक आया है. लेट्स सी रिकवरी बनती है कि नहीं बनती है, लेकिन लेट्स सी कैसा रहता है बाजार.
हेलो मनी 9।